नमस्कार साथियों, MPIQ के YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं बलराम पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली संवाद प्रोग्राम लेकर डेली बेसिस पर आते हैं और इस प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करते हैं डेली एडिटोरियल, साथ ही साथ देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की, जो है डेली संवाद प्रोग्राम। साथियों, डेली संवाद प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं साथियों, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो MPPSC के सिलेबस में कहाँ पर डिकोड होता है। सबसे पहले उन बिंदुओं पर हम एक बार गौर कर लेते हैं। तो साथियों, पेपर फर्स्ट के पार्ट बी के ज्योग्राफी वाले पोर्शन में यूनिट 2 में जहाँ यह खाद्य सुरक्षा से लिंक होता है, तो पेपर 1 के पार्ट बी जो कि जिसमें ज्योग्राफी है, उसकी यूनिट 2 के जहाँ यूनिट 2 में लिखा है भारत कृषि एवं जल संसाधन, वहीं पर लिखा है साथियों खाद्य सुरक्षा। तो आज का हमारा एडिटोरियल खाद्य सुरक्षा के आंकड़ों को भी बताएगा और कैसे बढ़ती जनसंख्या खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा कर रही है, इसके बारे में आज का हमारा एडिटोरियल है। और वहीं पे आगे देखते हैं साथियों, तो प्रथम प्रश्न पत्र के पार्ट बी की ज्योग्राफी के यूनिट 4 में जो आपदाएं और तकनीकें लिखी हैं, तो वहीं पर आपदाओं और तकनीकों में यूनिट 4 में भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास, यहाँ पर भी साथियों आज का एडिटोरियल हमारा डिकोड होगा। अब हम आगे देखते हैं और कहाँ पर होगा। तो साथियों, पेपर 2 का पार्ट बी जो है, जो सोशियोलॉजी से संबंधित है, तो समाजशास्त्र में भी यूनिट 4 जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव, यहाँ पर भी लिंक करेगा आज का हमारा एडिटोरियल। शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। आज का एडिटोरियल भी हमने दैनिक जनसत्ता से लिया है और आज का हमारा एडिटोरियल है बढ़ती आबादी और घटते संसाधन। साथियों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इसी वर्ष अप्रैल के अंत में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बढ़ती आबादी के संदर्भ में जो हमारे घटते संसाधन हैं उन पर चर्चा की गई है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे बढ़ती आबादी हमारे घटते संसाधनों पर दबाव उत्पन्न कर रही है। आगे देखते हैं। तो आज का हमारा एडिटोरियल है बढ़ती आबादी और घटते संसाधन। साथियों, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 59 कंट्रीज हैं, दुनिया के 59 कंट्रीज के 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूख से जूझ रहे हैं। तो साथियों, महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि दुनिया के 59 देशों के 28 करोड़ लोग आज भी कहीं ना कहीं भूख से जूझ रहे हैं। आगे जब हम देखते हैं साथियों, तो बढ़ती आबादी कोई एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में पूरी दुनिया की समस्या बन गई है और पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर उभरी है। वो कैसे? तो साथियों, जब हम देखते हैं कि बढ़ती जो जनसंख्या है वो किसी एक देश के द्वारा कंट्रोल में नहीं लाई जा सकती है और किसी एक देश के लिए यह समस्या उत्पन्न नहीं कर रही है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है। कैसे? तो यहाँ पे हम देखते हैं साथियों कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की कमी। जी हाँ, बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा या कोई भी देश की सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाए। जब जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हैं, तो उन पर जो दबाव है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या जो है वो संसाधनों में कमी कर रही है, क्योंकि संसाधन जो है वो निश्चित ही है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि, मैंने अभी बताया आपको कि उपलब्ध संसाधनों पर दबाव उत्पन्न करती है, क्योंकि जो संसाधन हैं वो सीमित हैं और जनसंख्या वृद्धि उन संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में लगातार तीव्र गति से बढ़ी रही है। आगे हम देखते हैं साथियों, तो 7 जुलाई अब इसी में बताया गया है कि कैसे बढ़ती जनसंख्या हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव उत्पन्न कर रही है। इसको समझने के लिए भारत का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस रिपोर्ट में भी इस एडिटोरियल में भी भारत का उदाहरण लेके समझाया गया है।
महत्वपूर्ण आंकड़ा है भारत के बारे में। तो भारत के संदर्भ में जनसंख्या के बारे में जो हमें डेटा मिलता है वो है कि 7 जुलाई 2024 को भारत की जो जनसंख्या है साथियों वो 1,44,19,10,332 है। 7 जुलाई 2024 को हाल ही की रिपोर्ट है और हाल ही के आंकड़े हैं हमारे पास। तो 7 जुलाई 2024 को भारत की जो जनसंख्या है वो 1,44,19,10,332 थी। अब देखिए साथियों, भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, जैसे दुनिया के संदर्भ में जब हम भारत की जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो जहां दुनिया की कुल आबादी 8 अरब के समथिंग है, वहीं भारत की इसमें जो हिस्सेदारी है वो 18% है। तो दुनिया की 18% आबादी भारत में रह रही है। वहीं बात करते हैं जब भारत में हम जो भूमि है कि कितना हमारे पास भूमि का हिस्सा है पूरी दुनिया का, तो दुनिया की महज 2.5% भूमि ही हमारे पास है। और दुनिया की महज 2.5% भूमि पर आप देख सकते हैं दुनिया की 18% आबादी रह रही है। तो आप यहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि कैसे भारत में जनसंख्या दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं यहाँ पर मैं बता दूँ कि दुनिया में जो उपलब्ध कुल जल संसाधन है उसका महज 4% ही भारत में उपलब्ध है। तो जहां दुनिया की कुल आबादी का 18% भारत में है और कुल क्षेत्रफल का महज 2.5% ही है हमारे पास, और कुल जल संसाधनों का महज सिर्फ 4% ही हमारे पास है। और हमारी आबादी जो है वो 7 जुलाई 2024 के आंकड़ों के अनुसार 1,44,19,10,332। आगे देखते हैं इसी एडिटोरियल में। जैसे मैंने बताया कि दुनिया की कुल जनसंख्या 8 अरब है, वहीं पर भारत की हिस्सेदारी इसमें 18.02% है और विश्व का जो महज हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो 2.5% है। और वहीं पर दुनिया के जो जल संसाधन का 4% हमारे पास है। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है वो आगे हमें क्या बताती है। आगे देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है तो वैसे वैसे जो भूखे लोग हैं उनकी जनसंख्या में भी वृद्धि बढ़ती है। तो भूखे लोगों की संख्या का सीधा संबंध है जनसंख्या वृद्धि से। अब यही देखते हैं, यही लिखा है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है वैसे भूखे लोगों की संख्या में वृद्धि भी होती है। संयुक्त राष्ट्र पर खाद्य संकट को लेकर या बोलें कि खाद्य के अभाव पर संयुक्त राष्ट्र ने पहली रिपोर्ट जो है वो वर्ष 2016 में जारी की थी। और वर्ष 2016 से लेकर वर्तमान रपट की यदि हम तुलना करते हैं तो दुनिया की जो कुल आबादी है उसमें जो रहने वाले लोग हैं, जैसे कि अभी हमने जाना कि 59 देशों के 28 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जहाँ पहली रिपोर्ट जब 2016 में जारी की गई थी तब से लेकर वर्तमान तक विश्व में 4 गुना बढ़ी है किन लोगों की संख्या, तो भूखे लोगों की संख्या विश्व में 4 गुना बढ़ी है। महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि वर्तमान में देखें यदि तो विश्व के संदर्भ में 4 गुना ज़्यादा हो गए हैं भूखे लोग। यह एडिटोरियल बहुत महत्वपूर्ण बात करता है आज के जनसंख्या वृद्धि को लेकर, साथ ही साथ जनसंख्या के संदर्भ में जो उपलब्ध जो संसाधन हैं उनको लेकर। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में मूलभूत आवश्यकताएं, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं है विश्व में जो बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत क्या आता है साथियों, तो जैसे हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की, आवास की सुविधा, कपड़ों की सुविधा और चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, और तो ये जो सुविधाएं होती हैं ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो कोई भी देश के लिए बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में बहुत आसान नहीं होता है कि वो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। ये रिपोर्ट में यही बताया गया है। और साथियों जब लगातार जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो मैंने अभी बताया था कि जो हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, तो प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बनेगा। इस स्थिति में आप क्या कर रहे होंगे, आप वैकल्पिक स्रोतों की ओर मूव ऑन कर रहे होंगे। साथ ही आप वैकल्पिक स्रोतों को तलाशने के साथ ही आप उनके उपयोग पर भी फोकस कर रहे होंगे। तो बढ़ती आबादी के संदर्भ में
उपलब्ध संसाधनों पर कितना दबाव बनेगा ये हमने जाना। अब आगे हम देखते हैं साथियों, तो हमें देखने को मिलता है कि अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस इन्होंने 1798 में विचार करके बताया था कि कैसे भोजन व मानव जनसंख्या का संबंध है। इन्होंने बताया था कि जैसे ही खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है तो जनसंख्या और तीव्र गति से बढ़ती है। परिणाम स्वरूप जो उपलब्ध जो हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो उनको नष्ट कर देती है। आगे मिलता जुलता आंकड़ा आगे हमें देखने को मिलता है। 1888 में भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरन। तो लॉर्ड डफरन ने बताया था उस टाइम पर कि भारत में कृषि उत्पादन बहुत कम है लेकिन जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र है। अब कृषि उत्पादन उतना हो नहीं रहा है कि खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाए और लगातार जनसंख्या की वृद्धि होती ही जा रही है। इसका परिणाम तो एक ही होने वाला है, वो होगी भुखमरी या अकाल। ये बात बोली गई थी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरन के द्वारा। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का साथियों हम अपनी एमपीपीएससी के मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग में इन सभी बिंदुओं का हम प्रयोग कर सकते हैं और अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को बूस्टअप कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इन सभी आंकड़ों को बहुत ध्यान से नोट करिएगा। आगे हम मूव ऑन करते हैं और चलते हैं। जी हाँ, फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई और संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि कैसे भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। कैसे भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। साथियों, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इसमें दावा प्रस्तुत किया गया था कि जो भारत है वो 2027 तक 2027 तक दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बनेगा। लेकिन हमने तो ये 2024 में ही करके दिखा दिया है। फरवरी 2024 आप देख रहे हैं कि फरवरी 2024 जैसे ही आई है और संयुक्त राष्ट्र की फिर से रिपोर्ट आई है और संयुक्त राष्ट्र ने खुद के आकलन को झुटलाते हुए बोला है कि अब पूरे विश्व में भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। आगे इस बढ़ती हुई आबादी के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो प्रभाव पे तो हमने वैसे ही बात कर ली है, लेकिन आगे भी देखते हैं आंकड़ों के माध्यम से। साथियों, जो बढ़ती हुई आबादी के चलते हमने जाना है कि लगातार घटते संसाधन हैं, तो फिर क्या होगा? देश वैकल्पिक स्रोतों की ओर भागेगा और वैकल्पिक स्रोतों की ओर जब भागेगा तो उसे कर्ज लेना पड़ेगा और इस दृष्टि से जो देश है वो कर्ज में डूब जाएगा। उस पर जो कर्ज की जो दर है वो लगातार बढ़ती जाएगी। यहाँ सेम भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जैसे लगातार जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई और घटते संसाधन तो सीमित हैं और लगातार घट ही रहे हैं, तो इससे क्या हुआ है कि देश पर कर्ज का दबाव जो है वो बढ़ा है। ये आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आई थी जो कि सितंबर 2023 में बताती है कि सितंबर 2023 तक भारत पर जो कुल कर्ज है वो 205 लाख करोड़ है। साथियों, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 तक भारत पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए है। वहीं आगे जब हम देखते हैं तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसकी रिपोर्ट आती है 2021 में और उसमें बताया जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में भारत का जो स्थान है वो 90 है। आप देख सकते हैं साथियों कि शिक्षा गुणवत्ता में हमारा स्थान 90 है। और क्यों ना होगा? जब लगातार जनसंख्या वृद्धि होगी तो मैंने पहले ही बताया कि इस एडिटोरियल में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो बढ़ती आबादी के अनुपात में संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाए। तो इसी लगातार बढ़ती आबादी के कारण आप हमारे देश की शिक्षा गुणवत्ता देख सकते हैं विश्व आर्थिक मंच 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। आगे चलते हैं। जी, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अब उनके बारे में गौर करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से प्रमुख जो समस्या होगी वो बेरोजगारी होगी, साथ ही भुखमरी की समस्या होगी, कुपोषण की भी समस्या होगी, बीमारी होगी, गरीबी होगी, लाचारी होगी, साथ ही साथ
अनेकों आर्थिक एवं सामाजिक बुराइयां पनपेगी और आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी। आगे चल के हम देखते हैं कि समाज पर इस अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम समाज पर देखते हैं तो समाज का जो नैतिक ढांचा है, उसका जो सैद्धांतिक ढांचा है, सांस्कृतिक एवं जो पारंपरिक ढांचा होता है जो समाज का, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा या बोलें तो ध्वस्त हो जाएगा। तो साथियों, समाज का जो नैतिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक जो ढांचा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। और वहीं बहुत ही अच्छे से इस एडिटोरियल में बताया गया है कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और अनियंत्रित होती जनसंख्या का व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथ ही जब हम व्यक्ति पर आते हैं तो व्यक्ति का जो सामाजिक विकास है, उसका जो सांस्कृतिक उत्थान है, साथ ही उसका जो मानसिक एवं आध्यात्मिक जो उसका उन्नयन है वो भी रुक जाएगा, उसमें भी वो भी बाधित हो जाएगा। आप देख सकते हैं समाज पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस एडिटोरियल के माध्यम से बताया गया है। आप इन सभी बिंदुओं का साथियों MPPSC की मेंस आंसर राइटिंग में इन सभी बिंदुओं को आप प्रयोग में ला सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने आज का एडिटोरियल हमने समाप्त कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय समसामयिकी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी को। राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत साथियों अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने NIRF ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और NIRF के माध्यम से अब हमारे पास जो उच्च शैक्षिक संस्थान हैं उनकी हमारे पास रैंकिंग आई है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन से उच्च शैक्षणिक संस्थान की भारत में क्या रैंकिंग है। तो साथियों बात करते हैं NIRF की, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये क्यों जारी किया जाता है? तो भारत में उच्च शिक्षण जो संस्थान होते हैं उनके बीच जो शैक्षिक प्रतिस्पर्धा होती है उसको बनाए रखने के लिए NIRF रैंकिंग जारी करता है। तो क्यों जारी करता है? तो शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा भारत के जो उच्च शिक्षक जो संस्थान है, उच्च शैक्षणिक जो संस्थान है उनमें प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इसलिए NIRF जो है शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए NIRF ये रिपोर्ट जारी करता है। NIRF की ये रिपोर्ट आती है। तो कौन सा एडिशन है ये 9th एडिशन है। और ये कब से NIRF की ये जो रैंकिंग है कब से जारी हो रही है साथियों? तो यह सितंबर 2015 से जारी हो रही है। और पहली बार कब जारी हुई थी? तो पहली बार 2016 में जारी हुई थी। और ये भारत में जो उच्च शैक्षणिक जो संस्थान हैं, जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए कितनी कैटेगरी में इस बार ये जारी की गई है? तो इस बार ये 16 कैटेगरी में जारी की गई है, 16 कैटेगरी में है जारी की गई है। ओवरऑल रैंकिंग, हाँ, अब इसके अंतर्गत NIRF में जब हम देखते हैं रैंकिंग में, तो साथियों ओवरऑल रैंकिंग में लगातार 6वीं बार देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान IIT मद्रास बना है। तो IIT मद्रास लगातार 6वीं बार NIRF की रैंकिंग में लगातार 6वीं बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल रैंकिंग में जो टॉप 10 में जो हैं वो 7 IITs हैं और जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं तो उनके बारे में जानते हैं। जो IIT से हटकर हैं तो IISc बेंगलुरु है और उसमें दूसरे नंबर पे JNU है और थर्ड बात करते हैं तो एम्स दिल्ली है। वही ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 में से 7 IIT हैं। आगे देखते हैं साथियों जी, आगे देखते हैं कि अन्य 3 कौन कौन से हैं। तो IISc भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि सेकंड नंबर पर है। वहीं एम्स की जब बात करते हैं तो एम्स का जो नई दिल्ली है, यहाँ पे देखते हैं साथियों अन्य जो 3 हैं वो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो सेकंड नंबर पर है। एम्स जो है वो नई दिल्ली वो 7वें नंबर पर है और JNU जो है वो 10वें नंबर पर है। ओवरऑल रैंकिंग में नई दिल्ली की जो रैंकिंग वो 7 है, IISc भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सेकंड है, JNU की 10वें नंबर पर है और फर्स्ट रैंकिंग पे ओवरऑल में मद्रास IIT है। अब बात करते हैं देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसमें फर्स्ट जो है वो IISc ही है। साथियों भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है वो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लगातार बना हुआ है और सेकंड नंबर पर जब हम जाते हैं तो देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है वो JNU है। तो देश की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो अब IISc बेंगलुरु है, वहीं पर सेकंड नंबर पर JNU है।
अब बात करते हैं इंजीनियरिंग में। तो NIRF की रैंकिंग के अंतर्गत जब हम बात इंजीनियरिंग की करते हैं तो टॉप 10 में जैसा कि आपको पता ही है कि 7 IITs हैं, उसमें से मद्रास IIT जो है वो तो ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पर ही बना हुआ है। तो इंजीनियरिंग में भी यह फर्स्ट पायदान पर है। भारत का जो शीर्ष मेडिकल कॉलेज जो है इस NIRF रैंकिंग के अंतर्गत, तो भारत का जो टॉप मेडिकल कॉलेज जो अब है वो है एम्स दिल्ली है, और ओवरऑल रैंकिंग में दिल्ली का जो स्थान है साथियों वो 7th है। तो टॉप 10 में भी शामिल है एम्स दिल्ली। और वहीं हम जब बात करते हैं तो भारत के शीर्ष मेडिकल की जब हम बात करते हैं टॉप 10 मेडिकल, तो वहाँ पर भी एम्स दिल्ली है। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं, जो हमारे प्रबंधन संस्थान जो हैं उनमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो IIM अहमदाबाद है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे IIM अहमदाबाद है। वहीं पर साथियों टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में मध्य प्रदेश के इंदौर का जो IIM इंदौर है वो 8th स्थान पर है। तो IIM इंदौर का जो स्थान है वो 8वां है। तो टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में IIM अहमदाबाद जहाँ पहले स्थान पर है, वहीं IIM इंदौर 8वें स्थान पर है। आगे देखते हैं IIM इंदौर की स्थापना कब हुई थी साथियों। तो IIM इंदौर की जो स्थापना है वो 1996 में हुई थी। ओवरऑल रैंक अब बात करते हैं आगे। तो ओवरऑल में IIT इंदौर 33वें स्थान पर है। अब साथियों जो ओवरऑल रैंकिंग है तो टॉप 100 में मध्य प्रदेश के 2 स्थान हैं, मतलब मध्य प्रदेश के 2 संस्थान हैं। एक उसमें IIT इंदौर है और वहीं दूसरा है IISER। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल में IIT इंदौर। तो ओवरऑल रैंकिंग में IIT इंदौर का जो स्थान है वो 33 है, और वहीं हमारे मध्य प्रदेश का जो दूसरा संस्थान है जो कि NIRF की टॉप 100 रैंकिंग में जो शामिल है वो है IISER। इट मीन्स दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो IISER जो कि भोपाल में स्थित है, टॉप 100 में हमारे मध्य प्रदेश के जो दो स्थान शामिल हैं, 2 संस्थान शामिल हैं, उसमें हमारा IISER भी शामिल है जो कि भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। और कहाँ पर है साथियों, IISER भोपाल में है। वहीं बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो एम्स है, मतलब भोपाल एम्स जो है वो मेडिकल के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनमें शामिल है हमारा एम्स भोपाल। और एम्स भोपाल की टॉप 50 में कितनी रैंकिंग है साथियों, तो वो 31 है। और वहीं पर बात करते हैं लॉ कैटेगरी में, तो लॉ कैटेगरी के अंतर्गत NLIU जो कि भोपाल में है उसकी जो रैंकिंग है वो 21 है साथियों। तो लॉ कैटेगरी के अंतर्गत NLIU जो हमारा है जो भोपाल का, उसकी रैंकिंग 21 है। NLIU की बात करें तो यह 1997 के एक्ट के तहत स्थापित हुआ था साथियों। आगे चलते हैं। इस बार 3 नई कैटेगरी भी शामिल की गई हैं जी। NIRF की जो रैंकिंग अभी हाल ही में आई है, तो इस बार इसमें 3 नई कैटेगरी भी शामिल की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो वो है ओपन यूनिवर्सिटीज़, एक है स्किल यूनिवर्सिटीज़, साथ ही साथ स्टेट यूनिवर्सिटी। और इस बार जो 3 कैटेगरी शामिल की गई हैं उसमें एक कैटेगरी है स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर का जो DABB यूनिवर्सिटी है वो इन टॉप 50 में 50वें नंबर पर स्थान है। तो टॉप 50 में जो हाल ही में नई कैटेगरी शामिल की गई हैं उसके अंतर्गत स्टेट यूनिवर्सिटी में आता है DABB, और DABB टॉप 50 में 50वें नंबर पर आता है। तो मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण संस्थान जो कि NIRF रैंकिंग में शामिल हैं, एक IIM इंदौर और दूसरा है IISER भोपाल। आगे देखते हैं साथियों कि भारत सरकार ने शुरू की मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल। तो हाल ही में भारत सरकार ने शुरू की है मिलियन डिजाइनर्स और बिलियन ड्रीम्स पहल। ये पहल क्यों शुरू की गई है साथियों, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्यमी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उन उद्यमियों को सिस्टम डिजाइन से अवगत कराने के लिए मिलियन डिजाइनर्स और बिलियन ड्रीम्स पहल भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और कौन कौन इस मिशन में शामिल है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इस स्कीम को शुरू किया गया है, इस पहल को, इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की।
तो पेरिस ओलंपिक 2024, साथ ही साथ हम पेरिस ओलंपिक 2024 की तुलना कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की परफॉर्मेंस पेरिस ओलंपिक 2024। तो साथियों, भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में एक सिल्वर मिला है, जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता है, और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से आते हैं। वहीं 5 कांस्य मिले हैं, और 5 कौन से किस किस को 5 कांस्य मिले हैं, तो मनु भाकर एवं सरबजोत सिंह, जो कि संयुक्त रूप से लेके आए हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में। वहीं हॉकी में हमें कांस्य मिला है। और वहीं बात करते हैं स्वप्निल कोसाले जी की, तो 50 मीटर की जो निशानेबाजी है उसमें स्वप्निल कोसाले जी को मिला है कांस्य। वहीं अमन सहरावत की बात करें तो अमन सहरावत को 57 की जो फ्री स्टाइल कुश्ती रेसलिंग होती है उसमें अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में भारत में सबसे युवा प्लेयर हो गए हैं, सबसे युवा ओलंपियन हो गए हैं, क्योंकि इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष है। तो भारत के सबसे युवा ओलंपियन जो हो गए हैं, और जो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो सबसे युवा रहे वो अमन सहरावत थे। वहीं सबसे उम्र दराज जो रहे हैं वो PR श्रीजेश रहे हैं, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। साथियों, तो ओवरऑल बात करें भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की जो रैंकिंग है पेरिस ओलंपिक 2024 में वो ओवरऑल में कितनी रही है, तो भारत इसमें 71वें स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमें 1 गोल्ड मिला, हमें 2 सिल्वर मिले और 4 कांस्य मिले। टोटल हमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में जहां हमें 7 पदक मिले थे, और वहीं पर हमें पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल 6 पदक मिले हैं। और वहीं पर ओवरऑल रैंकिंग में जहां हमारी 2020 में रैंकिंग थी 48, वहीं 2024 में हमारी रैंकिंग जो है वो घटकर 71 पर आ गई। आप देख सकते हैं कि ओलंपिक में कैसे हमारा डिमोशन हुआ है। यहां पर एक पॉइंट बताना चाहूँगा साथियों कि चाइना की जब हम बात करते हैं तो जहां चाइना में 1,70,000 स्टेडियम्स हैं, वहीं चाइना की जब तुलना हम भारत के संदर्भ में करते हैं तो भारत के पास महज 1,000 स्टेडियम होंगे। और इन 1,000 स्टेडियम्स में बहुत ही कम ऐसे स्टेडियम्स होंगे जिनमें हम मल्टीपर्पज़ गेम्स खेल सकें, या जो मल्टीपर्पज़ हों। तो मल्टीपर्पज़ बहुत कम ही स्टेडियम होंगे भारत में, या फिर मल्टी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जहाँ पे हम कर सकें वो बहुत कम ही होंगे। आप आंकड़ों से समझ सकते हैं। तो इसीलिए तो चाइना हमसे आगे रहता है ओलंपिक में। और हमारी क्या कंडीशन है ओलंपिक में, इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जहाँ 1,70,000 स्टेडियम चाइना में है, वहीं भारत में सिर्फ महज 1,000 स्टेडियम। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं साथियों, आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होता है मध्य प्रदेश समसामयिकी की। अब चलते हैं मध्य प्रदेश समसामयिकी की ओर। तो मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन भेजने वाला पहला राज्य हो सकता है। साथियों, हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत नए नियम मध्य प्रदेश में लागू किए गए हैं, और उसी के तहत अब जो अदालतें हैं वो डिजिटल तरीके से मध्य प्रदेश में लोगों को समन वारंट जारी करेंगी। और इसके बहुत सारे फायदे होंगे कि अब जो पुलिस है उसे वर्दी पहनकर किसी व्यक्तियों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा समन या वारंट लेकर। साथ ही साथ इससे एक और प्लस पॉइंट ये होगा कि जो अब समन वारंट लोगों के पास जल्दी पहुँच जाएगा, तो उनके पास ये बहाना नहीं होगा कि हमें समन नहीं मिल पाया था या हमें वारंट की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो अदालतें हैं वो जल्दी फैसलों को निपटा पाएंगी, क्योंकि लोगों के पास समन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण फायदा यह होगा कि जो हमारे पुलिस पर्सनल्स जो कि बहुत ज़्यादा इन्हीं समन वारंट को कलेक्ट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे रहते थे, अब वो फ्री होकर पुलिसिंग को मजबूत करेंगे, और हमारी पुलिसिंग इस प्रकार से मजबूत होगी। तो वही इसके तहत अदालतें डिजिटल तरीके से जैसे ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अब आपको प्राप्ति होगी समन वारंट की। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत यह प्रावधान किए गए हैं। और इसके जो फायदे हैं तो वो सुनवाई में अब कोई देरी नहीं होगी, और मैन पावर जो है वो बचेगा साथियों। जैसा कि मैंने बताया, समन वारंट ना मिलने के बहाने भी अब बंद हो जाएंगे कि मुझे समन की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे वारंट नहीं मिला, तो ये भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको समन की प्राप्ति हो जाएगी।
और कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि ईमेल और व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, तो उनके लिए प्रिंट फॉर्म में भी समन या वारंट की प्राप्ति हो जाएगी। फैसले जल्द होंगे और पुलिसिंग जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी, या जो हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं वो दूसरी व्यवस्थाओं पर फोकस कर पाएंगे। ये था हमारा आज का कि मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन भेजने वाला पहला राज्य हो सकता है। आगे देखते हैं साथियों, तो प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे होंगे राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलपति। इनका कार्यकाल जो है वो 4 साल का होगा। और अब बात करते हैं मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की। तो मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और यह ग्वालियर में अवस्थित है और मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है इस प्रकार का। आगे हम चलते हैं साथियों, तो अगली खबर बैतूल से कि मध्य प्रदेश सरकार ने बैतूल के भैंसदेही में जनजातीय संस्कृति अध्ययनशाला शुरू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार बहुत जल्द ही बैतूल के भैंसदेही में शुरू करेगी जनजातीय संस्कृति अध्ययनशाला। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी बैतूल के भैंसदेही गए थे और वहाँ का जो महाविद्यालय है उसका भी नाम बदलने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। अब बैतूल का जो महाविद्यालय है उसका जो नया नाम है वो गंजन सिंह कोरकू के नाम पर होगा। तो बैतूल चूँकि आदिवासी बहुल जिला है और वहाँ पर गंजन सिंह कोरकू की अहम भूमिका रही थी, महान क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू के नाम पर होगा वहाँ के महाविद्यालय का नाम। आगे चलते हैं साथियों जी, मध्य प्रदेश में बनेंगे 10 गौ अभ्यारण्य। तो आज की एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो यह है कि संभागीय मुख्यालय वाले जिलों में अभ्यारण्य की घोषणा हो चुकी है कि जो संभागीय मुख्यालय है मध्य प्रदेश में उनमें गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक गौ अभ्यारण्य पर लगभग 18 करोड़ रुपया देने की घोषणा सरकार कर चुकी है। प्रत्येक अभ्यारण्य के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो प्रत्येक पर 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 10 लाख, अभी बात करें साथियों तो 10 लाख निराश्रित गौवंश जो है वो अभी जो 10 लाख गौवंश निराश्रित है और वहीं इस 10 लाख में से 3 लाख जो है वो गौशालाओं में है। तो लगभग 7 लाख जो गौवंश है वो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ और इर्द गिर्द घूम रहा है। अब बात करते हैं एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य। साथियों आगरमालवा के सालरिया ग्राम में है एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य और इसका जो भूमि पूजन है वो आरएसएस के मोहन भागवत एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मामा जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था वर्ष 2012 में। तो वर्ष 2012 में हुआ था इसका भूमि पूजन। वर्ष 2012 में हुआ था और वहीं तो एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं कि आगरमालवा के ग्राम सालरिया में है। वर्ष 2017 में इसको निर्मित किया गया था और वहीं यह कितने क्षेत्रफल को कवर करता है तो 472 हेक्टेयर पर फैला है यह एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य जो कि आगरमालवा के सालरिया में है। तो 472 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर है और इसका यहाँ पर क्या है साथियों कि प्रत्येक गाय के लिए 71 रुपये जो हैं तो 71 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन संस्था का बोलना है, अब गौ अभ्यारण्य के जो अधिकारी हैं उनका बोलना है कि यहाँ पर प्रत्येक गाय के लिए 85 रुपये का खर्च उनके लिए आता है। तो बाकी का जो ये अंतर है यह कैसे पाटा जाता है, तो इसको पाटने के लिए वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट प्रोम खाद बनाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो कंडे गाय के गोबर से जो कंडे या उपले बनते हैं उनका ये निर्माण करके और ये मार्केट में इन गौवंश के जो उत्पाद हैं इनको मार्केट में सेल करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। और ये जो आपको गैप दिख रहा है 71 से लेकर 85 तक, इस अंतर को वो पाटने का काम करते हैं। वर्तमान में एशिया का जो पहला गौ अभ्यारण्य है उसमें कितना गौवंश है तो 5000 से अधिक गौवंश इस अभ्यारण्य में है। साथियों ये गौ अभ्यारण्य के बारे में शायद आपने पहली बार सुना हो, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। तो इस गौ अभ्यारण्य में एक वैसी व्यवस्था गायों के लिए होती है जैसे कि जो हमारे जो जंगल के जो वनों के
जो अभ्यारण्य होते हैं जो कि वन्य जीवों के लिए बनाए जाते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, ठीक वैसे ही इन गौ अभ्यारण्य में गौवंश जो होता है उनके लिए ठीक वैसी ही सुविधा यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि डेली संवाद प्रोग्राम के अंतर्गत हम एक सीरीज भी चला रहे हैं जो कि है मध्य प्रदेश की धरोहर। तो आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण धरोहर जो कि है मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है नोहेटा, और नोहेटा में है भगवान शिव का मंदिर। तो नोहेटा का शिव मंदिर है आज की हमारी मध्य प्रदेश की धरोहर। बात करते हैं नोहेटा के शिव मंदिर की। तो इसकी अवस्थिति जैसा कि मैंने बताया मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है, और इसका जो निर्माण है वो कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा अपनी पत्नी नोहेला देवी के लिए करवाया गया था। तो इसका निर्माण कलचुरी शासक युवराज देव फर्स्ट ने करवाया था और अपनी पत्नी नोहेला के लिए। आगे बात करते हैं, तो यह जो मंदिर है साथियों यह प्रस्तर निर्मित है, और मंदिर के गर्भगृह का जो शिखर है बहुत ही अलंकृत है, और वहाँ पर ही शिवलिंग स्थापित है। और इसका जो नोएडा के शिव मंदिर का जो अन्य नाम है वो हमें नोहलेश्वर भी मिलता है। तो आज की धरोहर थी हमारी नोएडा का शिव मंदिर। साथियों ये था आज का हमारा सेशन। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा और आपको हमारा डेली संवाद प्रोग्राम कैसा लग रहा है। साथियों यदि आपके पास डेली संवाद प्रोग्राम को लेकर कोई भी सिफारिश या कोई भी सुझाव होते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके जितने भी कमेंट हैं वो सब स्वागत योग्य हैं हमारे लिए, और आपके जितने भी सुझाव होंगे उन सभी पर अमल करने का हम प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि यह MPPSC 2024 और 2025 के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यह लाभदायक हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।